अब बात उस इंटरव्यू की जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज 18 को सबसे विस्फोटक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में गहलोत ने सचिन पायलट पर सबसे बड़ा वार किया। एक सवाल मेरा है कि राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, सचिन पायलट को, ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपको लग रहा है राहुल गांधी की लीडरशिप के ऊपर भी सवाल है? उनकी लीडरशिप में नहीं है, इनकी सोच पर है। राहुल गांधी की सोच तो देश नहीं दुनिया देख रही है, जिस प्रकार वो इंट्रैक्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है दुनिया को मालूम पड़ गया है। आरएसएस बीजेपी का तो ये षड्यंत्र होता है कि आप नंबर 1 जो होता है, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी बने, नंबर 1 कांग्रेस में जो है उसकी छवि खराब कर दो, पूरी पार्टी कोलैप्स हो जाएगी। तो 50 साल से मैं देख रहा हूँ वो खत्म नहीं कर पाए, कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए। आप एक कहावत है हमारे यहाँ, क्षमा बड़न को शोभत है छोटन को उत्पात। तो अगर आए सचिन पायलट, क्योंकि आपके प्रवक्ता ने अपील भी की आएंगे तो कैसे व्यवहार करेंगे उनके साथ? अभी उम्मीद है आपको? अरे वो जब मैं एमपी बन के आया तो वो 3 साल के थे, हमारे उनके घर आना था। आएंगे तो मैं तो उनको सबसे पहले प्यार से गले लगाऊंगा। मेरा उनके प्रति बहुत स्नेह भी है। राजनीति के लिए राजनीति है, तो व्यक्तिगत संबंध 40 साल से हों जिस परिवार के साथ में, तो आप सोच सकते हो कि मेरा क्या रुख रहेगा उनके प्रति। ईरान के बुशहर बंदरगाह पर खड़े 7 जहाजों में अचानक आग लग गई। जिस बंदरगाह पर यह आग लगी वहां से कुछ ही दूरी पर परमाणु बिजली घर मौजूद है, जिसे देखते हुए आग बुझाने का काम तेज कर दिया गया। लेकिन यह आग इतनी भयंकर थी कि उसने 7 जहाजों को पल भर में जलाकर राख कर दिया। आग की भीषण लपटों से निकलने वाले काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया, जिसे देख वहां के लोगों में डर का माहौल बन गया। हादसे की सूचना पर वहां पहुंचे दमकल के कर्मचारियों ने बिना देर किए आग बुझाने की कोशिश शुरू की। वो सभी जहाजों पर पानी की बौछार करते दिखे। इस बीच वहां पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। धुआं ज्यादा होने की वजह से फायर ब्रिगेड के लोगों को आग बुझाने में काफी परेशानी हुई, जिसके बाद इस काम में हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई और लपटों पर ऊपर से पानी की बौछार की गई। लेकिन जब तक आग बुझी तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग ने जहाजों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। घटना वाली जगह पर हर तरफ जहाजों का जला मलबा ही बिखरा दिखाई दिया। बिहार के सासाराम में टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई। बताया गया कि कुछ गाड़ियों पर तय भार से ज्यादा सामान था, जिन्हें टोल कर्मियों ने जाने से रोक दिया और इसी बात पर टोल प्लाजा पर मारपीट शुरू हो गई। उन गाड़ियों में बैठे लोग बाहर निकल आए और टोल कर्मचारियों पर डंडे बरसाने लगे। बताया गया कि मारपीट कर रहे लोगों ने पास के गांव से भी अपने साथियों को वहां बुला लिया, जिसके बाद उन लोगों ने मिलकर कई कर्मचारियों की पिटाई की। NHAI का आदेश है कि 50 टन से एवं 50 टन से अधिक की गाड़ियां नहीं जानी चाहिए। बताया गया कि मारपीट के दौरान वहां फायरिंग भी हुई। बाद में किसी तरह उन लोगों को टोल प्लाजा से भगाया गया। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। चीन से तनातनी के बीच ताइवान ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस मिलिट्री ड्रिल में चीन की तरफ से होने वाले किसी हमले को नाकाम करने की तैयारियां परखी गईं, जिसमें ताइवान के करीब 8000 जवानों ने हिस्सा लिया। सैन्य अभ्यास के लिए चीन की तरफ से होने वाले हमले का माहौल बनाया गया और उसे नाकाम करने की प्रैक्टिस की गई। सबसे पहले समंदर तट पर मौजूद रॉकेट लॉन्चर्स से दुश्मन के जंगी जहाजों पर हमले का अभ्यास किया गया। चीन की तरफ मुंह करके रखी गई तोपों से भी ताबड़तोड़ गोलाबारी की गई। हमले की सूरत में लड़ाकू विमानों की तैयारियां भी परखी गईं। F-16 समेत कई लड़ाकू विमान दुश्मन के हमले से बचने और उस पर पलटवार करने का अभ्यास करते दिखे। मिलिट्री ड्रिल में लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए, जो ताबड़तोड़ गोलियां और रॉकेट दागते नजर आए। इस सैन्य अभ्यास को देखने के लिए खुद ताइवान की राष्ट्रपति वहां पहुंची, जिन्होंने चीन को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पानी भर गया। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से असम की पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जगह जगह पानी भर गया। चीन ने अपने नेताओं पर अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले पर निराशा जताई। राजस्थान के टोंक में मानसून की पहली बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के बाड़मेर में आंधी और भारी बारिश की वजह से कई मकान तबाह हो गए।
मुंबई के किंग सर्कल इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। यूपी के शामली में एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे एक आदमी की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। मुंबई के पास कल्याण में कोरोना पर काबू पाने के लिए धारावी मॉडल लागू कर दिया गया। धारावी में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम और मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारियों ने मिलकर काम किया था और घर घर जाकर लोगों की जांच की थी। वहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों की टीम ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया और घर घर जाकर सर्वे किया। इस टीम ने लोगों के बुखार की जांच के साथ साथ उनका ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया। योजना के मुताबिक जांच के दौरान जिन लोगों में भी कोरोना के लक्षण नजर आएंगे उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेज दिया जाएगा। पूरी टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। धारावी में भी कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए ऐसे ही प्रयास किए गए थे। प्रशासन को उम्मीद है कि कल्याण में भी ये रणनीति रंग लाएगी और डॉक्टरों को मैदान में उतारने से ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हो सकेगी। क्योंकि एशिया के सबसे बड़ी स्लम धारावी में कोरोना मरीजों की पहचान करके ही महामारी पर नियंत्रण किया गया। मुंबई के इस इलाके की आबादी करीब 10 लाख है। ऐसे में सरकार ने वहां कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 4T फॉर्मूला यानी कि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर पूरा जोर लगा दिया। वहां इन्फेक्शन बढ़ने का एक बड़ा कारण सार्वजनिक शौचालयों को भी माना गया था, जिन्हें बीएमसी ने दिन में 5 से 6 बार सैनिटाइज करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि 2 महीने में ही वहां हालात काफी हद तक काबू में आ गए। यही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी धारावी मॉडल की तारीफ की। रूस के साइबेरिया में जंगल में लगी भीषण आग से आसपास के इलाकों में धुआं भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि आग को बुझाने में दमकल की सैकड़ों गाड़ियां जुटी रही, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसके धुएं से जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। हजारों एकड़ में फैली आग से उठता धुआं हर तरफ दिखाई दिया। सामने आई एक तस्वीर में पूरा शहर धुएं से भरा नजर आया। बताया गया कि आग की वजह से शहर का तापमान भी बढ़ गया। वहीं जंगल में आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं। दमकल के कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे रहे। इस काम में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई करने के आरोपी 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। पीड़ित की शिकायत के बाद अलीराजपुर के एसपी ने इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी आदेश दिए। बताया गया कि इस घटना का वीडियो वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने बना लिया, जिसे देखकर एसपी भी सन्न रह गए। वीडियो में जिस शख्स को एक पुलिस वाला बेल्ट से पीटता दिखा, बताया गया कि वो किडनी का मरीज है। रोंगटे खड़े करने वाले इस वीडियो में मरीज पिटाई करने वाले पुलिस वालों से लगातार अपनी बात सुनने की गुहार लगाता नजर आया, लेकिन इस गुहार का पुलिस वालों पर कोई असर नहीं पड़ा। और तो और उस पुलिस वाले ने मारते मारते बेल्ट तोड़ दी। इस बर्बरता के बावजूद मरीज अपनी बात सुनने की जिद करता रहा, लेकिन बेरहम पुलिस वाले ने बेल्ट टूटने पर लाठी मंगवा ली। हालांकि कुछ देर तक बेल्ट के बचे हिस्से से ही पिटाई का सिलसिला तेज हो गया। कांग्रेस ने इस वीडियो के सामने आने के बाद शिवराज सरकार के राजकाज पर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश में जंगल राज वापस आ चुका है। जाहिर है कांग्रेस को इस घटना से सरकार पर हमले का मौका मिल गया, लेकिन पीड़ित शख्स से इस मामले की शिकायत मिलते ही अलीराजपुर के एसपी हरकत में आ गए। बताया गया कि पीड़ित रमेश प्रजापति के दोनों गुर्दे खराब हैं। किडनी के इलाज के लिए ही वो बाइक से गुजरात के बोडेली जा रहा था। रमेश प्रजापति के साथ उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी थे। छकतला के पास उसकी बाइक फिसल गई। आरोप है कि कुछ पुलिस वाले पूछताछ के दौरान उससे बदतमीजी से बात करने लगे। विरोध करने पर पुलिस वालों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई से जख्मी रमेश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। नेपाल में आई बाढ़ से प्रभावित उत्तर बिहार के जिलों में गुस्साई नदियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार के 14 जिलों में अब भी कई नदियां उफान पर बह रही हैं, जिससे लाखों लोगों के प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो बाढ़ में डूब चुके अपने घरों और गांवों को छोड़कर दूर जाने के लिए मजबूर हैं। पूर्णिया के एक गांव से सामने आई तस्वीर में तो नदी के कटाव की वजह से लोग अपने मकानों को तोड़ते दिखे। मकानों में लगी लोहे की खिड़कियां, दरवाजे और ईंटें निकाल ली गईं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बाढ़ से ज्यादा नुकसान न हो। पूर्णिया की तरह गोपालगंज में भी गंडक नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। वहाँ बाढ़ की वजह से कई गाँवों का संपर्क भी टूट गया। ये निमुया पंचायत का वार्ड नंबर 4 है और आप देखें कि वार्ड नंबर 4 के कई घर हैं जो बाढ़ के पानी से कई दिनों से घिरे हुए हैं। दरभंगा के कुशेश्वर में सैकड़ों लोगों को बागमती नदी का गुस्सा झेलना पड़ा। वहां से सामने आई तस्वीरों में लोगों को नावों पर सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते हुए देखा गया। लेकिन बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि प्रशासन उनकी मदद के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहा है। उत्तर बिहार में बाढ़ की वजह से नावों की कमी, खाने पीने का संकट और कोरोना के खतरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी।
मतलब लोग एक साथ कई मुसीबतों से गुजर रहे हैं। लेकिन आरोप है कि प्रभावित जिलों में प्रशासन अब भी आंखें मूंद कर बैठा है। 7-7 रोज से भूखा है बच्चा सब, कोई देखने वाला नहीं है। एते हमरा के स्थिति खराब है, जे रहे के व्यवस्था नहीं है, नहीं खाए के व्यवस्था से। बाढ़ पीड़ितों के सामने खाने पीने का संकट तो बना ही हुआ है, साथ ही कोरोना भी डरा रहा है। सुपौल से आई एक तस्वीर में एक मेडिकल टीम को प्रभावित इलाकों में जाते हुए देखा गया। वहां कई लोगों ने बुखार, खांसी और गले में दर्द होने की शिकायत की। एनडीआरएफ के सहारे यहाँ पर मेडिकल की टीम पहुंची है और जो गांव में बसे हुए लोग हैं उनका इलाज कर रही है। अब बात उस इंटरव्यू की जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज 18 को सबसे विस्फोटक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा। गहलोत के मुताबिक पिछले 18 महीने से उनकी सचिन पायलट से बात नहीं हुई, क्योंकि जब से सरकार बनी है तभी से वो राजस्थान में कांग्रेस को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। एक राहुल गांधी ने कमेंट किया सचिन पायलट के जरिए, युवाओं के साथ बैठक करते हैं एनएसयूआई वालों के साथ। उनके साथ उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के पार्टी छोड़ के जाने पर घबराइए मत, परेशान मत होइए, जिसको जाना है वो जाएगा, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को समर्थन करता हूँ और ये बात पहली बार नहीं हो रही है, सालों से हम करते आए हैं। जिनको जाना वो जाए, जिनका कमिटमेंट है नहीं हमारे पार्टी के साथ में। ऐसी लाइबिलिटी पद लेने के लिए बैठी जाती है। जो कमिटमेंट वाले लोग हैं, प्रतिबद्ध है हमारी विचारधारा के साथ में, उनको अवसर नहीं मिलता है। जो अवसरवादी हैं, जो गद्दार हैं, वो टाइमली चले जाए तो पार्टी का नया रूप उभर के आएगा, ये मेरा मानना है। आप लोग इतने एक साथ, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, गड़बड़ कहाँ से हुई? क्या ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में, कितने आगे तक चले गए? जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। नई बात नहीं है, जब से सरकार बनी तब से षड्यंत्र शुरू हो गए थे। सचिन पायलट षड्यंत्र तब से करना शुरू कर दिया? आपके पास इस तरह के सब सबूत हैं? जब 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म ही नहीं है। एक मंत्री मुख्यमंत्री बात नहीं करे, चला नहीं ले, डायलॉग रही नहीं। डेमोक्रेसी में कितने विरोधी भी होता है, तो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती होती है डायलॉग रखना। डायलॉग तो आवश्यक होता है, डायलॉग ही नहीं है और जो खबरें आती गई 1.5 साल तक, उसके लिए तो एक किताब लिख दो बोली पूरी। तो ये स्थिति थी। रूस की राजधानी मॉस्को में वहां के संविधान में हुए संशोधन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। रूस के संविधान में संशोधन होने के बाद अब वहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 16 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, जिसके विरोध में लोग बारिश के बावजूद प्रदर्शन करने के लिए जुट गए और राजधानी मॉस्को के एक चौराहे पर छतरियां ही छतरियां नजर आईं। संविधान संशोधन के समर्थन में रूस में करीब 78% लोगों ने वोट दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया और राष्ट्रपति पुतिन के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सड़क पर भारी पुलिस बल भी तैनात दिखा। प्रदर्शन आक्रामक होता देख पुलिस ने करीब 150 लोगों को हिरासत में ले लिया। कई पत्रकार और विपक्ष की एक नेता भी हिरासत में ले ली गई। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई। मुंबई में एक बैंक में बदमाशों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। मुंबई में एक बैंक में बदमाशों ने बंदूक दिखाकर एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए लूट लिए। मणिपुर के इम्फाल में खुदाई के दौरान जमीन से दूसरे विश्व युद्ध के जमाने के 27 बम बरामद किए गए, जिन्हें पुलिस ने नष्ट कर दिया। एमपी के श्योपुर में मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपियों को गिरफ्तार न करने पर कुछ लोगों ने थाने का घेराव किया। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने मछली का अवैध व्यापार करने वाले एक आदमी की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति सील कर दी। दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर केवल 2 घंटे में पूरा हो सकता है, जिसमें अभी 4 घंटे का वक्त लगता है। ये जानकारी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा में 11 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भी है, जिसे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। 2023 तक तैयार होने वाले इस नए रूट से चंडीगढ़ जाने के लिए लोगों को पहले बहादुरगढ़ पहुंचना होगा। बहादुरगढ़ में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे होते हुए ये रूट दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और हरियाणा के जींद से ये कोटपुतली अंबाला हाईवे से मिल जाएगा, जिसके बाद अंबाला से होते हुए लोग चंडीगढ़ पहुंच सकेंगे। और दावा है कि इस नए रूट से
केवल 2 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचा जा सके। यूरोप के देश रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में कोरोना संकट के बीच एक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन डे कार्यक्रम रखा गया। रोमानिया में अब तक 35,000 लोग कोरोना की चपेट में हैं, जबकि 2,000 लोग इस बीमारी से अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। जिसके बाद इस खतरे को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने पूरी सावधानी के साथ ग्रेजुएशन डे कार्यक्रम रखा, जिसमें वहां के छात्र मास्क पहनकर पहुंचे। छात्र एक दूसरे के करीब ना आ सके, इसके लिए वहां पर बैठने का इंतजाम भी उसी तरीके से किया गया। कुर्सियों को जरूरी दूरी पर रखा गया और सभी लोग उसी पर बैठकर कार्यक्रम में शामिल हुए। आखिर में ग्रेजुएट हुए सभी छात्रों ने अपनी टोपी उछालकर खुशी का इजहार किया। चीन के तिएनजिन में बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां गश्त लगाती नजर आईं। बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये गाड़ियां कई तरह के काम कर सकती हैं, जिन्हें वहां के एक पार्क में तैनात किया गया। सामने आए वीडियो में ऐसी ही एक गाड़ी पार्क में गश्त लगाती नजर आई। इस गाड़ी में कई कैमरे और सेंसर लगे हैं, जिनकी मदद से ये पूरे इलाके की निगरानी करती दिखी। ऐसी ही एक गाड़ी को चलती फिरती दुकान में तब्दील किया गया। पार्क में घूमने वाले लोग इस गाड़ी से खरीदारी करते दिखे। 5G तकनीक से लैस इस गाड़ी को दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल इन गाड़ियों का ट्रायल हो रहा है, जिसमें कामयाब होने के बाद इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो सकता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राज्य सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सीपीआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को पत्थर मारे तो कुछ पुलिस वाले भी जवाब में उनकी तरफ पत्थर फेंकते दिखे। प्रदर्शनकारियों के हमले का सामना करने के लिए पुलिस वाले ढाल लिए खड़े रहे। उन पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। सड़क पर इतना हंगामा होता देख कई लोग तो पास की इमारतों की छत पर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। वीडियो में सीपीआई कार्यकर्ता एक इमारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए गेट पर भारी पुलिस बल तैनात दिखा। LAC पर भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान ने लद्दाख में आतंकी हमले की साजिश रची। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लश्कर और जैश के आतंकियों को इस हमले का जिम्मा सौंपा गया है, जिसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकियों को खास ट्रेनिंग दे रही है। खबर है कि गिलगित बाल्टिस्तान के एक ट्रेनिंग सेंटर में लश्कर और जैश के 35-40 आतंकी मौजूद हैं, जो जल्द ही लद्दाख में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने कहा, 1.5 साल से सचिन पायलट से बात नहीं हुई। एनडीए में शामिल सांसद हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे पर गहलोत सरकार को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगाने की सचिन पायलट की याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 75 साल होने पर आयोजित कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे। मुंबई के CST इलाके में भारी बारिश से गिरी इमारत में 6 लोगों की मौत हो गई। वादे के बावजूद पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारियों को खुले माहौल में कुलभूषण जाधव से नहीं मिलने दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। महाराष्ट्र की मंत्री यशोमती ठाकुर ने दावा किया कि बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। इम्फाल में खुदाई के दौरान दूसरे विश्व युद्ध के समय के कई जिंदा बम मिले। नवी मुंबई में 2 बदमाश 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में उनके मनोचिकित्सक का आज भी बयान दर्ज किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के मामलों की रिकवरी रेट 82% से ज्यादा हो गई है। नेपाल से आए पानी की वजह से यूपी के कुशीनगर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बीसीसीआई की आज होने वाली बैठक में भारत के आगामी दौरों पर घरेलू क्रिकेट के कार्यक्रम पर चर्चा होगी। वेस्टइंडीज के साथ हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 207 रन बना लिए। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से फिल्म मोहम्मद दी मैसेंजर ऑफ गॉड की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन करे सीपीआई के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। यह हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करे सीपीआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया, जिस पर कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस पर ही पथराव करने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या सैकड़ों में थी, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं कुछ लोग आसपास के मकानों की छतों पर खड़े होकर इस हंगामे को देखते नजर आए।
इससे पहले सीपीआई के कार्यकर्ता एक इमारत में घुसने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाए। कानपुर कांड में निलंबित दारोगा के शर्मा की विकास दुबे और उसके साथियों से करीबी के कुछ सबूत न्यूज़ 18 के हाथ लगे। कानपुर में पुलिस वालों पर हमले की घटना से ठीक 3 दिन पहले यानी 29 जून को विकास दुबे के खास गुर्गे अमर दुबे की शादी थी और उसी शादी के एक वीडियो में निलंबित दारोगा के शर्मा को भी देखा गया। गैंगस्टर के गुर्गे की शादी में के शर्मा ने स्टेज पर जाकर अमर दुबे और उसकी दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया था। इस वीडियो के अलावा शादी समारोह की कुछ तस्वीरें भी न्यूज़ 18 के हाथ लगी। इनमें एक तस्वीर में अमर दुबे और के शर्मा एक साथ खड़े नजर आए, वहीं दूसरी तस्वीर में शादी के स्टेज पर निलंबित दारोगा विकास दुबे के करीब खड़ा नजर आया। एक तस्वीर में तो आरोपी दारोगा के पास कई लोग खड़े नजर आए, जिनमें ज्यादातर विकास दुबे के साथी बताए जा रहे हैं। के शर्मा पर कानपुर कांड में विकास दुबे की मदद करने का आरोप है और उन्हीं आरोपों की वजह से वो फिलहाल जेल में बंद है। और वहीं जेल में बंद विकास दुबे के साथी शशिकांत की पत्नी का फिर एक ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें वो अपने ससुर से बात करती सुनाई दी। वायरल हो रहे ऑडियो से साफ है कि विकास दुबे ने पुलिस कर्मियों पर पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया था। पहले ही मकानों की छतों पर अपने लोगों को तैनात कर दिया था। हेलो, हाँ कहाँ है पापा? हम यहाँ लिब्बन में आ रहे। अरे पापा जल्दी आओ। अरे विकास जी आए थे, इनसे बोल रहे हैं कि छत पे चढ़ो, गोली चलो। आप आओ। आ रहे। एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंच चुके हैं। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी हैं, जो वहां सेना की तैयारियों और हालात का जायजा लेंगे। लद्दाख के अलावा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर भी जाएंगे। वहां भी रक्षा मंत्री सीमा की सुरक्षा पर सेना के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो राजनाथ सिंह का ये 2 दिवसीय दौरा है, पहुंचे हैं लद्दाख। इसके अलावा जम्मू कश्मीर भी जाएंगे और वहां पर भी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था क्या है उसके बारे में अधिकारियों से जानकारी लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंच चुके हैं। उनका ये 2 दिवसीय दौरा है। उनके साथ सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद हैं और इसके अलावा सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी उनके साथ मौजूद हैं। तो सेना की तैयारियां क्या हैं, हालात क्या हैं, फिलहाल उसकी जानकारी लेंगे राजनाथ सिंह। दिल्ली के एक शख्स ने कोरोना से मरने वालों के शवों को दफनाने के लिए मुफ्त में ताबूत बना देने का काम शुरू किया। शाहीन काजमी नाम के इस शख्स के करीबी की कोरोना से मौत हो गई थी और उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार के समय उसके शव को पॉलिथीन में लपेटकर रस्सियों के सहारे दफन किया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये पहल की और कोरोना से मरने वाले लोगों को सम्मान के साथ दफनाने के लिए मुफ्त में ताबूत देना शुरू कर दिया। इस काम के लिए दिल्ली के अलग अलग बाजारों से लकड़ी इकट्ठी की जाती है और फिर शाहीन काजमी अपने घर पर ही कारीगर की मदद से ताबूत तैयार करवाते हैं। यही नहीं, इन ताबूतों को वो अपने खर्च पर ही कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं। रोजाना करीबन 10 से 15 ताबूत तो तैयार करते हैं, लकड़ियां खुद ही खरीदते हैं और इस एक ताबूत की कीमत जो बताते हैं करीबन 2700 के आसपास इसकी पूरी कीमत पड़ती है। शाहीन काजमी इस काम में पिछले 1 महीने से जुटे हुए हैं और अपनी इस कोशिश से बेहद खुश हैं। एक इंसान की जो अंतिम यात्रा है उसमें उसकी इज्जत के साथ तदफीन हो रही है, तो हमारे दिल में मुझे इसके लिए सुकून मिल रहा है। तेज बारिश के बीच मुंबई में 2 इमारत हादसे का शिकार हुई। सीएसटी इलाके में बनी एक 6 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा अचानक से गिर गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बिल्डिंग जर्जर हालत में थी, जिसकी मरम्मत का काम चल रहा था। लेकिन मरम्मत का काम पूरा होने से पहले ही इमारत का एक हिस्सा ढह गया। बिल्डिंग का बाकी हिस्सा भी हिलता हुआ महसूस होने लगा। बिल्डिंग का जो हिस्सा गिरा वहीं से लोगों के आने जाने का रास्ता भी था, इसलिए बिल्डिंग में कई लोग फंस गए। मूसलाधार बरसात हुई तो ऐसे में बचा हुआ हिस्सा भी पूरी तरह से गिर सकता है। फिलहाल जो पूरा एरिया है उसे कर्डन ऑफ किया गया है। इसके अलावा बीएमसी के कर्मचारियों के साथ साथ फायर ब्रिगेड यहाँ पर जुटी हुई है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत भी राहत और बचाव का काम देखने पहुँच गए। पुरानी बिल्डिंग है, अंडर रिपेयर थी, वो खुद ही डेवलप कर रहे थे, उनके मालिक ही कुछ रिपेयर कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में कुछ लोग दबे हुए हो सकते हैं, इसलिए एक तरफ मलबे को हटाने का काम शुरू हुआ और दूसरी तरफ बिल्डिंग के बाकी बचे हिस्से में फंसे लोगों को निकाला जाने लगा। हादसे के कारणों की भी जांच शुरू हो गई।
राहत और बचाव का काम देखने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ मुंबई पुलिस के कमिश्नर और बीएमसी के कमिश्नर भी रहे। हल्की बारिश के बीच काफी देर तक मौके पर रहे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बचाव के ऑपरेशन और घटना के कारणों की जानकारी ली। मुंबई के मलाड में भी एक 2 मंजिला मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि मकान पहले से जर्जर हालत में था, जो भारी बारिश के दौरान गिर गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक लड़की को मलबे में दबे हुए देखा गया। इसके बाद दमकल विभाग ने इलाके के लोगों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में 4 लोगों को निकालकर किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि भारी बारिश की वजह से बचाव अभियान को कुछ देर के लिए बीच में ही रोकना पड़ा। बारिश की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। जाहिर तौर पर बारिश की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बहुत तेज बारिश यहाँ पर हो रही, मूसलाधार बारिश हो रही है। बताया गया कि मकान में पहले से दरारें थीं, ऐसे में जब भारी बारिश हुई तो मकान ढह गया। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के पास सिख समुदाय के लोगों ने खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भारत में सिख समुदाय को भड़काने में पाकिस्तान भी सिख्स फॉर जस्टिस की मदद कर रहा है। इसलिए एक सिख संगठन से जुड़े कुछ लोग पाकिस्तानी दूतावास के बाहर पहुंचे और वहां पाकिस्तान के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। पाकिस्तान को सिख समुदाय का दुश्मन और खालिस्तान समर्थक बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक हंगामा किया। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कुछ दिन पहले रेफरेंडम 2020 पर भारत के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। रेफरेंडम 2020 नाम का अभियान विदेशों में रह रहे खालिस्तान समर्थक संगठनों की तरफ से चलाया जा रहा है और उनका मकसद अलग खालिस्तान की मांग के लिए जनमत संग्रह करवाना है। प्रदर्शनकारियों ने रेफरेंडम 2020 पर दिए पन्नू के भारत विरोधी बयान पर उसे कड़ी चेतावनी भी दी कि असी तेरा एजेंडा जेड़ा पाकिस्तान और चीन तो चलता बिल्कुल नहीं चलने देंगे। इस बीच भारत सरकार अमेरिका समेत दूसरे देशों से अपनी अवैध गतिविधियां चला रहे सिख्स फॉर जस्टिस नाम के संगठन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। खबर है कि इस संगठन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत सरकार ने एक टीम बनाई जो रेफरेंडम 2020 के नाम पर चलाए जा रहे ऑनलाइन अभियान को रोकेगी और फोन कॉल को पहचान कर उन्हें ब्लॉक करेगी। इसके अलावा सिख्स फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम से भारत में लोगों को जो ईमेल भेजे जा रहे हैं उनकी भी जांच की जाएगी। कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने सिख्स फॉर जस्टिस से संबंधित 40 वेबसाइटों को बैन किया था जो खालिस्तान के समर्थन में कैंपेन चला रही। आईएसआई लगातार इस संस्था की मदद करती रहती है। ऐसे में इन कदम से सिख फॉर जस्टिस की गतिविधियों पर लगाम तो लगेगी ही, लेकिन अब जरूरत इस बात की भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको अलग थलग किया जाए। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच नागौर से एनडीए के सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर दावा किया कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गहलोत सरकार को बचाने में जुटी हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे पर निशाना साधा। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की पूर्व सीएम राजे पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कुछ जाट नेताओं को फोन करके सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर लिखा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की अल्पमत वाली सरकार को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं। राजे द्वारा कांग्रेस के कई विधायकों को इस बारे में फोन भी किए गए। प्रदेश और देश की जनता वसुंधरा गहलोत के आंतरिक गठजोड़ की कहानी को समझ चुकी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस में उनके करीबी विधायकों से दूरभाष पर बात करके उन्हें अशोक गहलोत का साथ देने की बात कही। सीकर और नागौर जिले के एक एक जाट विधायकों को राजे ने खुद इस मामले में बात करके सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा, जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ में 3 जवान भी जख्मी हो गए हैं। सुरक्षा बल को एक इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, तो मुठभेड़ में 2 आतंकी अभी तक मारे जा चुके हैं। हालांकि इस सबके बीच मुठभेड़ में 3 जवान जख्मी हुए हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रिफत, कहां तक पहुंचा ऑपरेशन? क्या अभी भी आतंकी छिपे हो सकते हैं?
देखिए गायत्री, जिस तरीके से आपने कहा कि ऑपरेशन जारी है, बिल्कुल ऑपरेशन अभी चल रहा है। 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और साथ ही जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 लोग जो हैं घायल हुए हैं आर्मी के, उनको 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये ऑपरेशन जो है अभी लगातार जारी है। रात के दौरान ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस को, फौरन कॉर्डन किया गया इस पूरे इलाके का और उसके बाद जो मुठभेड़ हुई, काफी देर तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। 2 मिलिटेंट जो है उसके मारे जाने की पुलिस ने पुष्टि की है और 3 फौजी जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। और साथ ही आपको मालूम है कि लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर्स और सर्च ऑपरेशंस जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं साउथ कश्मीर में। और अभी तक एक भारी तादाद है मिलिटेंटों की जो 1 जनवरी से लेकर आज तक मारे गए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आए रोज जो है इस तरीके के एनकाउंटर्स कश्मीर घाटी में अब हो रहे हैं। रिफत, किस इलाके में ये आतंकी छिपे हुए थे और अब तादाद को लेकर स्पष्ट तौर पर क्या पता चल पा रहा है? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है कि अभी कितने हो सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर थी। ये चिमनार का एरिया है, ये कुलगाम में पड़ता है। कुलगाम का एक दूरदराज इलाका है, टाउन से काफी दूर है। वहां पर ही ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को और उसके बाद ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो अगर 3 मिलिटेंट हैं तो ये कहा जा सकता है कि 1 मिलिटेंट वहां अभी और भी हो सकता है, जिनके साथ अभी भी जो है ऑपरेशन जारी है। लेकिन 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं और पुलिस ने उसकी पुष्टि की है। तो अगर 3 मिलिटेंट होंगे तो फिर से जो है एनकाउंटर शुरू हो सकता है और 1 मिलिटेंट जो है वहां हो सकता है अभी। जी रिफत। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। बताया गया कि वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी में उफान आ गया, जिससे आसपास के कई गांव पानी में डूब गए। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका पानी से भरा हुआ दिखाई दिया। सड़कें पानी में डूब गई तो कई घरों में भी पानी घुस गया। नदी के किनारे की तस्वीर तो और भी डराने लगी। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों की चिंताएं भी बढ़ने लगीं। खबर है कि कई इलाकों में कटान ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने कोरोना से अपने जवानों को बचाने के लिए ऑनलाइन चालान भेजने की शुरुआत कर दी। दूसरे राज्यों के अनुभव से सबक लेते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने यह फैसला लिया। कई मामलों में चालान काटने के चक्कर में ट्रैफिक पुलिस के जवान कोरोना की चपेट में आ रहे थे। इसे ही ध्यान में रखकर चंडीगढ़ पुलिस ने तकनीक की मदद लेने का फैसला किया और सड़क पर धूप में पसीना बहाने के बजाय जवान पेड़ की छांव में कई उपकरणों के साथ मुस्तैद नजर आए। ट्रैफिक पुलिस के जवान स्पीड रडार से गाड़ियों की रफ्तार पर नजर रखते दिखे, जबकि सड़कों पर सिग्नल तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इतनी तैयारियों के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस वाले दूर से ही आगाह करते नजर आए। हम ना रोकते हैं ना उनकी बहस करते हैं, उनको बोला आपका चालान घर पर पहुंच जाएगा। पुलिस ने दावा किया कि दूसरे राज्यों के जो लोग चंडीगढ़ में सड़क नियमों का उल्लंघन करेंगे, तकनीक की वजह से वो भी जुर्माना भरने से बच नहीं पाएंगे। चालान ऑनलाइन आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आप किसी दूसरे राज्य से भी आ रहे हैं तो भी चालान आपके घर पहुंचेगा और आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी चंडीगढ़ में नियम तोड़कर पुलिस की निगाह से बच जाने वाले अब चालान से नहीं बचने वाले। असम के डिब्रूगढ़ में लोगों ने सड़क पर धान रोककर विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग काफी वक्त से पक्की सड़क बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन किया। तो लोगों ने सड़क पर धान रोककर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। इसके लिए गांव के कई लोग एकजुट हुए और मिट्टी से सनी कच्ची सड़क पर धान रोपना शुरू कर दिया। इस सड़क पर जगह जगह पानी भी भरा दिखाई दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि गांव तक जाने वाली ये सड़क सालों से कच्ची है, लेकिन कई शिकायतों के बाद भी सड़क को पक्का नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें आने जाने में काफी परेशानी होती है। इन लोगों ने सरकार और प्रशासन से उनकी समस्या पर ध्यान देने और जल्द से जल्द सड़क को पक्का करवाने की मांग की। कोरोना संकट के बीच घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने के बाद अब केंद्र सरकार जल्द ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू करने की तैयारी में है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने उनके मुताबिक एयर फ्रांस इस महीने के आखिर में भारत से कुछ विमान सेवाओं की शुरुआत करेगी, जबकि यूके और अमेरिका के लिए भी अगले महीने से कुछ उड़ानों की शुरुआत होगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के पूरी तरह से शुरू होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि कई देशों ने कोरोना की वजह से उड़ानों के लिए कई शर्तें रखी। यूपी के जौनपुर में 2 पक्षों के बीच झड़प में एक आदमी की मौत हो गई। बताया गया कि इन लोगों के बीच लंबे वक्त से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसे लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे को लाठियों से पीटने लगे। मारपीट करने वालों में कई महिलाएं भी शामिल थीं, जो दूसरे पक्ष के लोगों पर जमकर लाठियां बरसाती नजर आईं। बताया गया कि इस मारपीट में करीब 6 से 7 लोग घायल हो गए और एक आदमी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सभी 7 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बिहार के गोपालगंज में महज 30 दिन पहले शुरू हुए एक पुल तक का हिस्सा ढह गया। 16 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 70 घाट नाम के एक पुल का उद्घाटन किया था। लेकिन इस पुल तक पहुंचने वाला एक पुल गंडक नदी के गुस्से को झेल नहीं पाया। नदी के पानी ने पुल को इतना कमजोर कर दिया कि पुल का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। महज पुल ही नहीं टूटा, बल्कि सारण, चंपारण और गोपालगंज का संपर्क भी टूट गया। इसलिए टूटे हुए पुल के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। हैरानी की बात यह रही कि आसपास के लोगों ने एक दिन पहले ही मोबाइल से वीडियो बनाकर बताया था कि पुल कभी भी टूट सकता है। पानी का इतना प्रेशर आ तो कल या परसों ये पुल ध्वस्त हो सकता है। इसलिए शासन प्रशासन यहाँ आकर के जल्दी से जल्दी इस पुल को बचाने का कार्य करें। लेकिन किसी ने लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया और हादसा हो गया। प्रशासन को आगाह किया गया था कि अगर आप 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर में इस पुल पे कार्य नहीं कराते हैं तो यह पुल ध्वस्त हो सकता है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पुल का हिस्सा टूटकर नदी में गिरा उस वक्त पुल से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना हादसा कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था। लेकिन जिस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने 1 महीने पहले ही किया हो, उसका संपर्क टूटते ही सियासी महाभारत शुरू हो गया। क्योंकि 16 जून को कोरोना संकट के बीच ही पुल को शुरू किया गया था। पुल को नीले और सफेद गुब्बारों से सजाया गया था और नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पुल का उद्घाटन किया था। पुल को बनाने की लागत 264 करोड़ रुपए आई थी। नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचारियों का, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लेकिन जेडीयू नेता घटना के लिए गंडक नदी को गुनहगार मानते हैं। गंडक नदी के जल स्तर और उसकी धारा अधिक बहने के कारण ये अप्रोच सड़क कटा हुआ है। नया पुल बनने से गोपालगंज की दूरी पास के 4 जिलों से 30% तक कम हो गई थी। और अब बात उस इंटरव्यू की जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज 18 को सबसे विस्फोटक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में गहलोत ने सचिन पायलट पर सबसे बड़ा वार किया कि लोग जा रहे हैं ना छोड़ के। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आपके थे, सचिन पायलट तो आप ही के हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ कि जब रगड़े ज़्यादा नहीं होती है यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, और क्योंकि पिताजी का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई तो उनको चांस मिल गया। ये उस तरह के लोग हैं जिनको सोचना चाहिए था कि हमें अपनी विरासत के कारण से अवसर दिया, पार्टी ने बड़ा दिल रख के दिया। मेंबर पार्लियामेंट बना दिया 34 साल की उम्र में, पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया। सिंधिया जी हो, पायलट साहब हो, और भी जो नेता हैं उन सबको, तो उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए था। नेता ने इनको आगे बढ़ाया है, उस नेता पे विश्वास करना चाहिए था। आपने कहा कि मेरे पास सबूत हैं कि सचिन पायलट पैसे रुपए की बात करके विधायक खरीदने की बात कर रहे थे। इतना सबूत आपके पास है? जो कुछ मैंने कहा एक बार मैंने रिकॉर्ड पे कह दिया, ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है। अब जो कुछ कहना है तफ्तीश जब होगी एसओजी की तो मुझे बुलाया गया वहाँ पर, और फिर भी ऐसा माहौल बनाया गया देश के अंदर, बेचारा बनने के बेचारा सचिन पायलट जी को नोटिस दे दिया एसओजी ने। अरे भाई 10-12 नोटिस गए होंगे। हमारी पार्टी ने कंप्लेंट की थी उनको, हमारी सरकार गिराने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। हमने कभी इनका नाम नहीं लिया, सफाई ये दे रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई षड्यंत्र था ही नहीं, कोई ऑफर हुआ ही नहीं। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बीजेपी नेताओं से, आंसर आ रहा मेरी पार्टी के अध्यक्ष जी से, ये कैसे होता है क्या? ईरान के बुशहर बंदरगाह पर खड़े 7 जहाजों में अचानक आग लग गई। जिस बंदरगाह पर यह आग लगी वहां से कुछ ही दूरी पर परमाणु बिजली घर मौजूद है, जिसे देखते हुए आग बुझाने का काम तेज कर दिया गया। लेकिन यह आग इतनी भयंकर थी कि उसने 7 जहाजों को पल भर में जलाकर राख कर दिया। आग की भीषण लपटों से निकलने वाले काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया, जिसे देख वहां के लोगों में डर का माहौल बन गया। हादसे की सूचना पर वहां पहुंचे दमकल के कर्मचारियों ने बिना देर किए आग बुझाने की कोशिश शुरू की। वो सभी जहाजों पर पानी की बौछार करते दिखे। इस बीच वहां पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। धुआं ज्यादा होने की वजह से फायर ब्रिगेड के लोगों को आग बुझाने में काफी परेशानी हुई, जिसके बाद इस काम में हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई और लपटों पर ऊपर से पानी की बौछार की गई। लेकिन जब तक आग बुझी तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग ने जहाजों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। घटना वाली जगह पर हर तरफ जहाजों का जला मलबा ही बिखरा दिखाई दिया।
बिहार के सासाराम में टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई। बताया गया कि कुछ गाड़ियों पर तयभार से ज्यादा सामान था, जिन्हें टोल कर्मियों ने जाने से रोक दिया और इसी बात पर टोल प्लाजा पर मारपीट शुरू हो गई। उन गाड़ियों में बैठे लोग बाहर निकल आए और टोल कर्मचारियों पर डंडे बरसाने लगे। बताया गया कि मारपीट कर रहे लोगों ने पास के गांव से भी अपने साथियों को वहां बुला लिया, जिसके बाद उन लोगों ने मिलकर कई कर्मचारियों की पिटाई की। NHAI का आदेश है कि 50 टन से एवं 50 टन से अधिक की गाड़ियां नहीं जानी चाहिए। बताया गया कि मारपीट के दौरान वहां फायरिंग भी हुई। बाद में किसी तरह उन लोगों को टोल प्लाजा से भगाया गया। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। चीन से तनातनी के बीच ताइवान ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस मिलिट्री ड्रिल में चीन की तरफ से होने वाले किसी हमले को नाकाम करने की तैयारियां परखी गईं, जिसमें ताइवान के करीब 8000 जवानों ने हिस्सा लिया। सैन्य अभ्यास के लिए चीन की तरफ से होने वाले हमले का माहौल बनाया गया और उसे नाकाम करने की प्रैक्टिस की गई। सबसे पहले समंदर तट पर मौजूद रॉकेट लॉन्चर्स से दुश्मन के जंगी जहाजों पर हमले का अभ्यास किया गया। चीन की तरफ मुंह करके रखी गई तोपों से भी ताबड़तोड़ गोलाबारी की गई। हमले की सूरत में लड़ाकू विमानों की तैयारियां भी परखी गईं। F-16 समेत कई लड़ाकू विमान दुश्मन के हमले से बचने और उस पर पलटवार करने का अभ्यास करते दिखे। मिलिट्री ड्रिल में लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए, जो ताबड़तोड़ गोलियां और रॉकेट दागते नजर आए। इस सैन्य अभ्यास को देखने के लिए खुद ताइवान की राष्ट्रपति वहां पहुंची, जिन्होंने चीन को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से पाबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पानी भर गया। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से असम की पाबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जगह जगह पानी भर गया। चीन ने अपने नेताओं पर अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले पर निराशा जताई। राजस्थान के टोंक में मानसून की पहली बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के बाड़मेर में आंधी और भारी बारिश की वजह से कई मकान तबाह हो गए। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। यूपी के शामली में एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे एक आदमी की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। जो गद्दार हैं वो टाइमली चले जाएं तो पार्टी का नया रूप उभर के आएगा। 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म ही नहीं है। मुंबई के पास कल्याण में कोरोना पर काबू पाने के लिए धारावी मॉडल लागू कर दिया गया। धारावी में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम और मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारियों ने मिलकर काम किया था और घर घर जाकर लोगों की जांच की थी। वहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों की टीम ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया और घर घर जाकर सर्वे किया। इस टीम ने लोगों के बुखार की जांच के साथ साथ उनका ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया। योजना के मुताबिक जांच के दौरान जिन लोगों में भी कोरोना के लक्षण नजर आएंगे, उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेज दिया जाएगा। पूरी टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। धारावी में भी कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए ऐसे ही प्रयास किए गए थे। प्रशासन को उम्मीद है कि कल्याण में भी ये रणनीति रंग लाएगी और डॉक्टरों को मैदान में उतारने से ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हो सकेगी, क्योंकि एशिया के सबसे बड़ी स्लम धारावी में कोरोना मरीजों की पहचान करके ही महामारी पर नियंत्रण किया गया। मुंबई के इस इलाके की आबादी करीब 10 लाख है। ऐसे में सरकार ने वहां कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 4T फॉर्मूला यानी कि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर पूरा जोर लगा दिया। वहां इन्फेक्शन बढ़ने का एक बड़ा कारण सार्वजनिक शौचालयों को भी माना गया था, जिन्हें BMC ने दिन में 5 से 6 बार सैनिटाइज करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि 2 महीने में ही वहां हालात काफी हद तक काबू में आ गए। यही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी धारावी मॉडल की तारीफ की। अब बात उस इंटरव्यू की जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज 18 को सबसे विस्फोटक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा। गहलोत के मुताबिक पिछले 18 महीने से उनकी पायलट से बात नहीं हुई, क्योंकि जब से सरकार बनी है तभी से वो राजस्थान में कांग्रेस को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं।
एक राहुल गांधी ने कमेंट किया सचिन पायलट के जरिए, युवाओं के साथ बैठक करते हैं NSY वालों के साथ, उनके साथ उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के पार्टी छोड़ के जाने पर घबराइए मत, परेशान मत होइए, जिसको जाना है वो जाएगा, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को समर्थन करता हूँ और ये बात पहली बार नहीं हो रही है, सालों से हम करते आए हैं। जिनको जाना वो जाए, जिनका कमिटमेंट है नहीं हमारे पार्टी के साथ में, ऐसी लाइबिलिटी है पद लेने के लिए बैठी रहती है। जो कमिटमेंट वाले लोग हैं, प्रतिबद्ध है हमारी विचारधारा के साथ में, उनको अवसर नहीं मिलता है। जो अवसरवादी हैं, जो गद्दार हैं, वो टाइमली चले जाए तो पार्टी का नया रूप उभर के आएगा, ये मेरा मानना है। आप लोग इतने एक साथ, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, गड़बड़ कहाँ से हुई? क्या ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में, कितने आगे तक चले गए? जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। नई बात नहीं है, जब से सरकार बनी तब से षड्यंत्र शुरू हो गए थे। सचिन पायलट षड्यंत्र तब से करना शुरू कर दिया? आपके पास इस तरह के सब सबूत हैं? जब 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म ही नहीं है, एक मंत्री मुख्यमंत्री बात नहीं करे, चला नहीं ले, डायलॉग रही नहीं। डेमोक्रेसी में कितने विरोधी भी होता है, तो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती होती है डायलॉग रखना। डायलॉग तो आवश्यक होता है, डायलॉग ही नहीं है, और जो खबरें आती गई 1.5 साल तक, उसके लिए तो एक किताब लिख दो बोले पूरी। तो ये स्थिति थी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई करने के आरोपी 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। पीड़ित की शिकायत के बाद अलीराजपुर के एसपी ने इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी आदेश दिए। बताया गया कि इस घटना का वीडियो वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने बना लिया, जिसे देखकर एसपी भी सन्न रह गए। वीडियो में जिस शख्स को एक पुलिस वाला बेल्ट से पीटता दिखा, बताया गया कि वो किडनी का मरीज है। रोंगटे खड़े करने वाले इस वीडियो में मरीज पिटाई करने वाले पुलिस वालों से लगातार अपनी बात सुनने की गुहार लगाता नजर आया, लेकिन इस गुहार का पुलिस वालों पर कोई असर नहीं पड़ा। और तो और उस पुलिस वाले ने मारते मारते बेल्ट तोड़ दी। इस बर्बरता के बावजूद मरीज अपनी बात सुनने की जिद करता रहा, लेकिन बेरहम पुलिस वाले ने बेल्ट टूटने पर लाठी मंगवा ली। हालांकि कुछ देर तक बेल्ट के बचे हिस्से से ही पिटाई का सिलसिला तेज हो गया। कांग्रेस ने इस वीडियो के सामने आने के बाद शिवराज सरकार के राजकाज पर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश में जंगल राज वापस आ चुका है। जाहिर है कांग्रेस को इस घटना से सरकार पर हमले का मौका मिल गया, लेकिन पीड़ित शख्स से इस मामले की शिकायत मिलते ही अलीराजपुर के एसपी हरकत में आ गए। बताया गया कि पीड़ित रमेश प्रजापति के दोनों गुर्दे खराब हैं। किडनी के इलाज के लिए ही वो बाइक से गुजरात के बोडेली जा रहा था। रमेश प्रजापति के साथ उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी थे। छकतला के पास उसकी बाइक फिसल गई। आरोप है कि कुछ पुलिस वाले पूछताछ के दौरान उससे बदतमीजी से बात करने लगे। विरोध करने पर पुलिस वालों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई से जख्मी रमेश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जो गद्दार हैं, वो टाइमली चले जाए तो पार्टी का नया रूप उभर के आएगा। 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म ही नहीं है। रूस के साइबेरिया में जंगल में लगी भीषण आग से आसपास के इलाकों में धुआं भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि आग को बुझाने में दमकल की सैकड़ों गाड़ियां जुटी रहीं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसके धुएं से जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। हजारों एकड़ में फैली आग से उठता धुआं हर तरफ दिखाई दिया। सामने आई एक तस्वीर में पूरा शहर धुएं से भरा नजर आया। बताया गया कि आग की वजह से शहर का तापमान भी बढ़ गया। वहीं जंगल में आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं। दमकल के कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे रहे। इस काम में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। नेपाल में आई बाढ़ से प्रभावित उत्तर बिहार के जिलों में गुस्साई नदियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार के 14 जिलों में अब भी कई नदियां उफान पर बह रही हैं, जिससे लाखों लोगों के प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
जो बाढ़ में डूब चुके अपने घरों और गांवों को छोड़कर दूर जाने के लिए मजबूर हैं। पूर्णिया के एक गांव से सामने आई तस्वीर में तो नदी के कटाव की वजह से लोग अपने मकानों को तोड़ते दिखे। मकानों में लगी लोहे की खिड़कियां, दरवाजे और ईंटें निकाल ली गईं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बाढ़ से ज्यादा नुकसान न हो। पूर्णिया की तरह गोपालगंज में भी गंडक नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। वहाँ बाढ़ की वजह से कई गाँवों का संपर्क भी टूट गया। ये निमुया पंचायत का वार्ड नंबर 4 है और आप देखेंगे कि वार्ड नंबर 4 के कई घर हैं जो बाढ़ के पानी से कई दिनों से घिरे हुए हैं। दरभंगा के कुशेश्वर में सैकड़ों लोगों को बागमती नदी का गुस्सा झेलना पड़ा। वहां से सामने आई तस्वीरों में लोगों को नावों पर सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते हुए देखा गया। लेकिन बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि प्रशासन उनकी मदद के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहा है। उत्तर बिहार में बाढ़ की वजह से नावों की कमी, खाने पीने का संकट और कोरोना के खतरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मतलब लोग एक साथ कई मुसीबतों से गुजर रहे हैं। लेकिन आरोप है कि प्रभावित जिलों में प्रशासन अब भी आंखें मूंद कर बैठा है। 7 रोज से भूखा है बच्चा सब, कोई देखने वाला नहीं है। एते हमरा के स्थिति खराब है, जे रहे के व्यवस्था नहीं से, नहीं खाए के व्यवस्था से। बाढ़ पीड़ितों के सामने खाने पीने का संकट तो बना ही हुआ है, साथ ही कोरोना भी डरा रहा है। सुपौल से आई एक तस्वीर में एक मेडिकल टीम को प्रभावित इलाकों में जाते हुए देखा गया। वहाँ कई लोगों ने बुखार, खांसी और गले में दर्द होने की शिकायत की। NDRF के सहारे यहाँ पर मेडिकल की टीम पहुँची है और जो गांव में बसे हुए लोग हैं उनका इलाज कर रही है। जो गद्दार हैं वो टाइमली चले जाए तो पार्टी का नया रूप उभर के आएगा। 1.5 साल में हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी, टॉकिंग टर्म ही नहीं है।